हम सब ना अक्सर सोचते हैं कि टैलेंट जो होता है वो पैदाइशी होता है। मतलब आज के इस गहरे विश्लेषण में हम इसी बात पर चर्चा करने वाले हैं। बिल्कुल, और ये चर्चा बहुत दिलचस्प होने वाली है। हाँ, तो मैं सोच रही थी कि जब हम किसी मेडिकल डायग्नोसिस या बीमारी की बात करते हैं तो हमें लगता है कि सब कुछ एकदम सटीक होगा, बिल्कुल इंजीनियरिंग की तरह। राइट। जैसे अगर हड्डी टूटती है तो एक्सरे में एक सफेद लाइन साफ दिख जाती है और डॉक्टर बस उस ओर इशारा करके कहता है, देखिए ये रही समस्या। हाँ, हम इंसानों को चीजें साफ साफ देखना बहुत पसंद है। हर चीज के लिए एक अलग खांचा चाहिए हमें। एग्जैक्टली। और हम सफलता को भी ना बिल्कुल ऐसे ही देखते हैं। हमें लगता है कि कामयाबी का भी कोई एक्सरे होगा जो बता देगा कि अरे दुनिया के जो टॉप 1% लोग हैं उनमें जन्म से ही कोई खास टैलेंट या डीएनए था, जो कि असल में सच नहीं है। बिल्कुल नहीं है। और आज के हमारे इस सोर्स मटेरियल से यही बात खुलकर सामने आती है। क्या हो अगर मैं कहूँ कि इन टॉप एलीट परफॉर्मर्स का दिमाग पैदाइशी अलग नहीं होता, बल्कि उन्होंने सचमुच अपने दिमाग की बनावट ही बदल दी है। ये सुनने में किसी साइंस फिक्शन जैसा लगता है ना? हाँ बिल्कुल। तो आज का हमारा मिशन यही है कि हम इन एलीट माइंड्स के जो मनोवैज्ञानिक और न्यूरोलॉजिकल रहस्य हैं उन्हें डिकोड करें। मतलब उनका मेंटल ऑपरेटिंग सिस्टम आखिर काम कैसे करता है। और पता है, ये डिकोडिंग ना सिर्फ बाहरी आदतों तक सीमित नहीं रहेगी। मतलब हम वो सुबह उठने और रूटीन वाली बातें नहीं करने वाले। नहीं, अक्सर हमें सिर्फ ये देखते हैं कि सफल लोग सुबह कितने बजे उठते हैं या डाइट क्या लेते हैं, लेकिन इस चर्चा में हम ये समझेंगे कि उन आदतों के कारण उनके दिमाग के अंदर बायोलॉजिकली और साइकोलॉजिकली क्या बदलाव आते हैं। राइट। हम उस न्यूरोलॉजिकल मैकेनिज्म को समझेंगे जो एक साधारण इंसान को असाधारण बनाता है। तो चलिए सीधा उसी बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। अगर ये लोग पैदाइशी अलग नहीं होते तो क्या समय के साथ इनका जो हार्डवेयर है यानी इनका दिमाग सच में शारीरिक रूप से बदल जाता है? बिल्कुल बदलता है। मतलब जब मैंने रिसर्च में ये पढ़ा ना तो मुझे लगा कि ये कोई मेटाफर होगा, कोई कहावत होगी, लेकिन क्या सच में दिमाग का आकार या उसकी डेंसिटी बदल सकती है? ये कोई मेटाफर नहीं है, ये एक बायोलॉजिकल सच्चाई है जिसे हम साइंस की भाषा में न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी। ओके। हाँ, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि बचपन के बाद दिमाग का विकास रुक जाता है, जैसे कि वो किसी कंक्रीट से बना हो जो एक बार सेट हो गया तो हो गया। हाँ, आमतौर पर यही माना जाता है। लेकिन असल में दिमाग मिट्टी की तरह होता है। ये हमारे अनुभवों और हमारी ट्रेनिंग के आधार पर खुद को फिजिकली बदल सकता है। वेट, फिजिकली? सच में? सच में। जब न्यूरोसाइंटिस्ट ने दुनिया के टॉप म्यूजिशियंस के ब्रेन स्कैन किए तो क्या मिला? तो उन्होंने पाया कि उनकी उंगलियों के फाइन मोटर कंट्रोल और आवाज की बारीक फ्रीक्वेंसी को प्रोसेस करने वाले जो हिस्से होते हैं ना, वो एक औसत व्यक्ति की तुलना में सचमुच बड़े थे, ज्यादा विकसित थे। वाओ! और सिर्फ म्यूजिशियंस नहीं, एलीट एथलीट्स में स्पेस को समझने और दबाव में फैसले लेने वाले न्यूरल पाथवेज ज्यादा घने होते हैं। तो मतलब वो सिर्फ मैदान पर प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते? बिल्कुल नहीं, वे एक मूर्तिकार की तरह अपने ही दिमाग को छेनी और हथौड़े से तराश रहे होते हैं, अंदर ही अंदर। ये तो बहुत ही हैरान करने वाली बात है। इसका मतलब है कि अगर कोई किसी खास स्किल पर लगातार फोकस करे तो उसके दिमाग का वो हिस्सा शारीरिक रूप से भारी या ज्यादा एक्टिव हो जाएगा। एग्जैक्टली। ये मुझे बिल्कुल अपने स्मार्टफोन के ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट करने जैसा लग रहा है। ज्यादातर आम लोग अभी भी उसी पुराने डर पर आधारित ओएस पर चल रहे हैं जो सिर्फ खतरे से बचना जानता है। सही कहा, सर्वाइवल मोड जिसे हम कहते हैं। राइट। लेकिन एलीट परफॉर्मर्स ने अपने न्यूरल ओएस को अपग्रेड कर लिया है। अच्छा, रिसर्च में ना डिफॉल्ट मोड नेटवर्क या डीएमएन का भी जिक्र था। हाँ, डीएमएन बहुत क्रिटिकल है इस पूरी प्रोसेस में। मैंने पढ़ा कि ये वो अवस्था है जब हम खाली बैठे होते हैं। मतलब एक औसत दिमाग खाली समय में पुरानी चिंताओं और फ्यूचर के डर से घिर जाता है, ओवरथिंकिंग करने लगता है। हाँ, लेकिन एलीट लोगों का डीएमएन रिलैक्स्ड अवेयरनेस या एकदम शांत जागरूकता की स्थिति में रहता है। पर मुझे यहाँ ना एक बात खटक रही है। बताइए। हम कहते हैं कि ये एलीट परफॉर्मर्स फेलियर या डिस्कम्फर्ट से डरते नहीं हैं, बल्कि उसे तरक्की का सिग्नल मानते हैं। लेकिन यार, फेलियर तो फेलियर है ना। वो इंसान की आइडेंटिटी या उसकी पहचान पर एक सीधा हमला होता है। कोई भी इंसान फेल होने पर बुरा महसूस किए बिना कैसे रह सकता है? ये कहना आसान है पर करना तो बहुत मुश्किल है। ये बहुत ही स्वाभाविक सी उलझन है। और यहाँ जो बात सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग है ना, वो ये कि ये सिर्फ सोच का फर्क नहीं है। तो फिर क्या है?
ये वही न्यूरोलॉजिकल रिवायरिंग है जिसकी हमने अभी बात की। देखिए, जब इवोल्यूशन की बात आती है तो हमारा दिमाग विफलता को एक खतरे के रूप में देखता है। राइट, एकदम रेड अलर्ट। हाँ, तो जब कोई औसत व्यक्ति फेल होता है तो वो जानकारी उसके दिमाग के अमिगडाला में जाती है। अमिगडाला? हाँ, ये हमारे दिमाग का अलार्म सिस्टम या इमोशनल सेंटर है। इसीलिए फेल होने पर डर, पसीना, शर्म ये सब महसूस होता है। अच्छा, तो इमोशनल रिएक्शन यहाँ से आता है। बिल्कुल, लेकिन एलीट परफॉर्मेंस की ट्रेनिंग इतनी गहरी होती है कि वे उस फेलियर वाले सिग्नल को अमिगडाला से बाईपास कर देते हैं। वेट, बाईपास कर देते हैं? हाँ, सीधा? हाँ, वो सिग्नल सीधे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में चला जाता है। ये हिस्सा हमारे दिमाग का सीईओ है जो लॉजिक और तर्क के लिए जिम्मेदार होता है। ओहो, तो वे उस जानकारी को इमोशनल हिस्से में जाने ही नहीं देते? बिल्कुल नहीं, उनके लिए फेलियर सिर्फ एक रॉ डेटा या फीडबैक बनकर रह जाता है। मतलब उनके लिए ये बस एक प्रयोग का नतीजा है। एग्जैक्टली। अगर कोई रणनीति काम नहीं आई तो वे इसे अपनी सेल्फ वर्थ या आत्मसम्मान से जोड़ते ही नहीं है। उनका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स उनसे कहता है कि ठीक है, ये तरीका काम नहीं किया, तो अब इसमें क्या बदलाव किया जा सकता है। ये तो बहुत बड़ा शिफ्ट है। यस। इसी न्यूरल शॉर्टकट की वजह से वे फेलियर के बाद डिप्रेशन में जाने के बजाय तुरंत अगले कदम की योजना बनाने लगते हैं। सही कहा आपने। तो अगर हम ये मान लें कि दिमाग का हार्डवेयर अपग्रेड हो गया है, अमिगडाला शांत है और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स काम कर रहा है, तो अगला कदम ये समझना है कि ये नया हार्डवेयर अलग अलग परिस्थितियों को प्रोसेस कैसे करता है। यानी इसका सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है। हाँ, सॉफ्टवेयर। और यहाँ से बात आती है मेंटल मॉडल्स की। राइट। मेंटल मॉडल्स को ना आप दुनिया को देखने के अलग अलग लेंस समझ सकते हैं। दुनिया बहुत कॉम्प्लेक्स है। हर दिन हजारों नई जानकारियां हम पर हावी होने की कोशिश करती हैं। सच में दिमाग थक जाता है। तो मेंटल मॉडल्स इस शोर को कम करके सोचने का एक बहुत साफ ढांचा देते हैं। हाँ, वो नोवाइस और ग्रैंड मास्टर वाला। बिल्कुल। एक नौसिखिया जब चेस बोर्ड देखता है तो उसे सिर्फ 64 खाने और कुछ लकड़ी के मोहरे दिखाई देते हैं। वो हर मोहरे की चाल को अलग अलग कैलकुलेट करने की कोशिश करता है, जिससे उसका कॉग्निटिव लोड बहुत बढ़ जाता है। हाँ, और दिमाग बहुत जल्दी थक जाता है। और एक ग्रैंड मास्टर मोहरे नहीं देखता, वो पैटर्न्स देखता है। राइट। एग्जैक्टली। ग्रैंड मास्टर के दिमाग में पहले से ही खेल के हजारों पैटर्न्स और रणनीतियों के मेंटल मॉडल सेव होते हैं। अच्छा। वो बोर्ड के बस एक हिस्से को देखकर तुरंत समझ जाता है कि गेम किस दिशा में जा रहा है। उसे हर मोहरे को अलग से प्रोसेस करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये तो बहुत एफिशिएंट है। हाँ। इसी तरह व्यापार में, खेल में या कला में भी एलीट लोग फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग, सिस्टम्स थिंकिंग, प्रोबेबिलिस्टिक थिंकिंग और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जैसे मॉडल्स का इस्तेमाल करते हैं। इन मॉडल्स में से मुझे इन्वर्जन यानी उल्टा सोचने का मॉडल सबसे ज्यादा मजेदार लगा। इन्वर्जन बहुत पावरफुल टूल है। मतलब अक्सर लोग इसे बहुत कैजुअल तरीके से समझते हैं। जैसे अगर एक परफेक्ट रोड ट्रिप प्लान करनी हो तो ये मत सोचो कि क्या अच्छा हो सकता है, बल्कि उन सब चीजों की लिस्ट बनाओ जो ट्रिप को बर्बाद कर सकती हैं और बस उन्हें अवॉइड करो। राइट। खराब रास्तों या खराब मौसम को पहले से प्लान कर लो। हाँ, लेकिन अगर हम इसे किसी हाई स्टेक सिचुएशन में लागू करें, मान लीजिए कोई इंटरनेशनल लेवल का टेनिस प्लेयर कोर्ट पर है, वो ये नहीं सोचता कि मुझे एक विनिंग शॉट कैसे मारना है। इसके बजाय वो इन्वर्जन का इस्तेमाल करके खुद से पूछती है, इस खास खिलाड़ी के सामने मैं आमतौर पर किन 3 गलतियों की वजह से पॉइंट हारती हूँ। और फिर उसका पूरा फोकस सिर्फ उन 3 गलतियों को ना करने पर होता है। एग्जैक्टली। जीत अपने आप आ जाती है। उस टेनिस प्लेयर वाले उदाहरण से इन्वर्जन का मैकेनिज्म सच में बहुत अच्छे से साफ होता है। एलीट परफॉर्मर्स सिर्फ जीतने की कोशिश नहीं करते, वे हारने के रास्तों को ब्लॉक कर देते हैं। स्मार्ट अप्रोच है। लेकिन इसमें एक और लेयर है जो अक्सर मिस हो जाती है। कोई भी एलीट परफॉर्मर ना सिर्फ एक मेंटल मॉडल पर निर्भर नहीं रहता। अच्छा, तो वो क्या करते हैं? वे एक ही समय में कई मॉडल्स को कंबाइन करते हैं। इसे मेंटल मॉडल स्टैकिंग कहते हैं। मेंटल मॉडल स्टैकिंग, ओके। जैसे वे किसी बिजनेस प्रॉब्लम को पहले सिस्टम्स थिंकिंग से समझेंगे कि इसके अलग अलग हिस्से आपस में कैसे जुड़े हैं। फिर प्रोबेबिलिस्टिक थिंकिंग से उसके सफल होने के चांसेस का अंदाजा लगाएंगे और आखिर में इन्वर्जन का इस्तेमाल करके रिस्क को कम करेंगे। बाप रे! लेकिन अगर कोई इंसान इतने सारे मॉडल्स पे एक साथ काम कर रहा है तो क्या वो अपनी ही सोच में उलझ नहीं जाएगा? मतलब मुझे तो सुनकर ही कंफ्यूजन हो रही है। और यहीं पर बात आती है इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी या बौद्धिक विनम्रता की। ये क्या होता है? एक एलीट परफॉर्मर का सबसे बड़ा हथियार यही है कि वो ये स्वीकार कर सकता है कि वो गलत है। वे अपने ही विचारों से इमोशनली अटैच नहीं होते। मतलब ईगो बीच में नहीं आता? बिल्कुल नहीं।
जैसे ही कोई नया डेटा सामने आता है जो उनके पुराने मेंटल मॉडल को गलत साबित करता है, वो बिना किसी हिचकिचाहट के उस पुराने मॉडल को छोड़ देते हैं। वाओ। हाँ, वे अपनी धारणाओं को सच साबित करने के बजाय सच्चाई को खोजना ज्यादा पसंद करते हैं। ये सुनकर ऐसा लगता है कि उनके दिमाग में हमेशा कोई ना कोई भारी कैलकुलेशन चल रही है। मतलब मेंटल मॉडल्स बनाना, उन्हें स्टैक करना, नए डेटा के हिसाब से अपडेट करना। हाँ, प्रोसेस तो इंटेंस है। ये सब थ्योरी में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असल जिंदगी में जहाँ इतना शोर है, इतनी केओस है, डिस्ट्रैक्शंस है, वहाँ इन मॉडल्स को एग्जीक्यूट कैसे किया जाता है? ये बहुत ही क्रिटिकल सवाल है। क्योंकि मुझे हमेशा लगता था कि इन सब के लिए ना मल्टीटास्किंग बहुत जरूरी होगी, क्योंकि काम बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन रिसर्च तो साफ कहती है कि मल्टीटास्किंग एक बहुत बड़ा मिथक है। बिल्कुल मिथक है। न्यूरोसाइंस के नजरिए से देखें तो हमारा दिमाग एक साथ 2 जटिल काम कर ही नहीं सकता। सच में? लेकिन लोग तो दावा करते हैं। जो लोग सोचते हैं कि वे मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, वे असल में एक काम से दूसरे काम के बीच बहुत तेजी से स्विच कर रहे होते हैं। और हर बार जब आप ऐसा करते हैं ना, तो दिमाग में अटेंशन रेसिड्यू पैदा होता है। अटेंशन रेसिड्यू? इसे हम कैसे समझ सकते हैं? आप इसे ऐसे समझिए। क्या ये कंप्यूटर में एक साथ बहुत सारे टैब्स खुले होने जैसा है, जिसकी वजह से रैम फुल हो जाती है और स्पीड कम हो जाती है? एग्जैक्टली। ये एनालॉजी बिल्कुल परफेक्ट है। जब आप कोई जरूरी ईमेल लिख रहे होते हैं और अचानक से किसी का मैसेज आ जाता है। हाँ, रोज होता है ये। आप उस मैसेज का रिप्लाई करते हैं और वापस ईमेल पर आते हैं। आपको लगता है कि आप वापस काम पर लौट आए हैं, लेकिन आपके दिमाग का एक हिस्सा अभी भी उस मैसेज को ही प्रोसेस कर रहा होता है। ओहो। ये बचा हुआ हिस्सा ही अटेंशन रेजिड्यू है। आप अपनी 100% दिमागी क्षमता के साथ वो ईमेल नहीं लिख रहे होते। इसीलिए एलीट परफॉर्मर्स मोनोटास्किंग करते हैं। मतलब एक वक्त पर सिर्फ एक काम? हाँ, वे अपनी पूरी कॉग्निटिव ऊर्जा सिर्फ एक काम पर लगाते हैं, और जब वे ऐसा करते हैं तब वे फ्लो स्टेट में प्रवेश करने के लिए तैयार होते हैं। फ्लो स्टेट, ये वो जादुई स्थिति है ना, जहां इंसान पूरी तरह से काम में डूब जाता है और समय का एहसास ही खत्म हो जाता है। बिल्कुल। सब कुछ एकदम एफर्टलेस लगने लगता है। इसके पीछे का विज्ञान क्या है आखिर? इसे न्यूरोसाइंस में ट्रांजिएंट हाइपोफ्रंटैलिटी कहा जाता है। ट्रांजिएंट हाइपो? क्या? हाइपोफ्रंटैलिटी। ट्रांजिएंट मतलब कुछ समय के लिए, और हाइपोफ्रंटैलिटी का मतलब है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की एक्टिविटी का कम हो जाना। अच्छा, वही प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो लॉजिक वाला हिस्सा है। हाँ, जब ये अपने सामान्य मोड में होता है तो ये लगातार हमारी खुद की आलोचना करता रहता है। क्या मैं ये सही कर रहा हूँ? क्या लोग मुझे जज कर रहे हैं? उफ, वो अंदर की आवाज जो हमेशा डाउट करती है। बिल्कुल। लेकिन फ्लो स्टेट में ये अंदरूनी आलोचक पूरी तरह से बंद हो जाता है। और शायद इसीलिए इंसान बिना किसी डर या झिझक के अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाता है। मैंने पढ़ा था कि इस दौरान दिमाग में कुछ न्यूरोकेमिकल्स का एक पूरा कॉकटेल रिलीज होता है। मतलब ये केमिकल्स असल में करते क्या है? ये फ्लो स्टेट का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। जब इंसान इस स्टेट में होता है ना, तो दिमाग मुख्य रूप से 4 केमिकल्स रिलीज करता है। ओके, कौन कौन से? पहला है डोपामीन, जो फोकस लाता है, राइट? बिल्कुल। ये इंसान का फोकस एक ही जगह पर ले आता है, जैसे किसी लेजर बीम की तरह। दूसरा है एंडोर्फिन। अच्छा, तो ये क्या करता है? ये एक नेचुरल पेन किलर है। मतलब जो शारीरिक दर्द या थकान होती है ये उसे मिटा देता है। वाओ। हाँ। और तीसरा है एनांडामाइड। ये लेटरल थिंकिंग यानी अलग अलग विचारों को जोड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। तो मतलब क्रिएटिविटी एकदम पीक पर होती है? एकदम पीक पर। और चौथा और आखिरी है गाबा, GABA। ये आसपास के सारे फालतू शोर को पूरी तरह से म्यूट कर देता है। इसीलिए इंसान को समय बीतने का पता ही नहीं चलता। हाँ, लेजर फोकस, दर्द गायब, क्रिएटिविटी पीक पर और बाहरी शोर बंद। ये तो किसी सुपर पावर जैसा है यार। है ना? है ना? लेकिन यहाँ मेरा एक सवाल है। पूछिए। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ एक आम इंसान दिन में औसतन 96 बार अपना फोन चेक करता है। बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। हर तरफ नोटिफिकेशंस और ईमेल्स की बाढ़ है। ऐसे माहौल में क्या इस फ्लो स्टेट को पाना सच में प्रैक्टिकल है? ये एक बहुत ही जायज सवाल है। देखिए, एलीट परफॉर्मर्स भी तो इसी दुनिया में रहते हैं ना। वे डिस्ट्रैक्शन से पूरी तरह गायब नहीं हो सकते। हाँ, वो भी इंसान ही है। लेकिन वे इसके खिलाफ डिस्ट्रैक्शन रेजिस्टेंस की ट्रेनिंग लेते हैं। वे अपने वातावरण को इस तरह डिजाइन करते हैं कि डिस्ट्रैक्शन उन तक पहुंच ही ना पाए। फोन साइलेंट, नोटिफिकेशंस बंद, वो सब। हाँ, इसके अलावा वे इंसान की बायोलॉजिकल लिमिट्स को भी समझते हैं। वे जानते हैं कि दिमाग लगातार 8 घंटे तक इस केमिकल कॉकटेल को रिलीज नहीं कर सकता। तो फिर वो क्या करते हैं? वे अल्ट्राडियन रिदम्स के अनुसार काम करते हैं।
अल्ट्राडियन रिदम्स, ये क्या होता है? हमारा दिमाग ना 90 से 120 मिनट के साइकिल्स में काम करता है। एलीट परफॉर्मर्स दिन भर थोड़ा थोड़ा काम करने की बजाय इन 90 मिनट के ब्लॉक्स में पूरी इंटेंसिटी के साथ काम करते हैं। अच्छा, तो 90 मिनट का डीप वर्क। बिल्कुल। इस दौरान उनकी सतर्कता अपने पीक पर होती है और इन ब्लॉक्स के बाहर वे अपने कॉग्निटिव लोड को ऑप्टिमाइज करते हैं। यानी वे छोटे मोटे फैसलों जैसे क्या पहनना है या क्या खाना है, इसमें अपनी मानसिक ऊर्जा बर्बाद नहीं करते। 90 मिनट तक उस इंटेंसिटी और उस केमिकल कॉकटेल के साथ काम करना, सच कहूं तो ये सुनकर ही मुझे थकान महसूस हो रही है। हाँ, ये आसान नहीं है। अगर वे ऐसा रोज करते हैं तो वे बर्नआउट का शिकार क्यों नहीं होते? मतलब एलीट परफॉर्मर्स इतने भारी प्रेशर में टूटते क्यों नहीं है? क्योंकि वे स्ट्रेस और प्रेशर को हमसे बिल्कुल अलग तरीके से प्रोसेस करते हैं। कैसे? ज्यादातर लोग स्ट्रेस को एक खतरे की तरह देखते हैं। जब आप प्रेशर को खतरा मानते हैं ना, तो शरीर में कॉर्टिसोल का सैलाब आ जाता है, जो आपके सोचने समझने की क्षमता को कम कर देता है। पैनिक मोड ऑन हो जाता है। राइट। लेकिन एलीट परफॉर्मर्स स्ट्रेस को खतरे के बजाय एक चुनौती के रूप में देखते हैं। वे हॉर्मेटिक स्ट्रेस का इस्तेमाल करते हैं। हॉर्मेटिक स्ट्रेस यानी वो कंट्रोल्ड स्ट्रेस जो शरीर और दिमाग को असल में मजबूत बनाता है। ठीक वैसे ही जैसे जिम में भारी वजन उठाने से मांसपेशियां टूटती हैं, लेकिन फिर पहले से ज्यादा मजबूत होकर जुड़ती हैं। ओहो, ये बात मुझे ना फॉर्मूला 1 रेस के उस पिट स्टॉप की याद दिला रही है। हाँ, बहुत अच्छी एनालॉजी है ये। जब कोई पहली बार F1 रेस देखता है तो उसे लगता है कि कार को रुकना नहीं चाहिए, रुकने से तो समय बर्बाद होगा। बिल्कुल, लोगों को लगता है बस दौड़ते रहो। हाँ, और जो कार सबसे ज्यादा ग्राइंड करेगी वही जीतेगी। लेकिन जो खेल को समझते हैं वे जानते हैं कि पिट स्टॉप पर लिया गया वो छोटा सा पॉज ही रेस का नतीजा तय करता है। तो क्या एलीट लोगों के लिए भी उनकी रिकवरी एक पिट स्टॉप जैसी ही है? एग्जैक्टली। पिट स्टॉप की एनालॉजी यहाँ बहुत सटीक बैठती है, लेकिन इसमें एक और गहरी लेयर है। वो क्या? इंसान के मामले में ये पिट स्टॉप सिर्फ थके हुए टायर्स को बदलने का नाम नहीं है। जब एलीट परफॉर्मर्स ब्रेक लेते हैं तो उनके दिमाग में एक बहुत जरूरी प्रोसेस चल रही होती है, जिसे मेमोरी कंसोलिडेशन कहते हैं। मेमोरी कंसोलिडेशन मतलब चीजें याद रखना। हाँ, जब आप पूरे फोकस के साथ कोई नई स्किल सीखते हैं या कोई मुश्किल फैसला लेते हैं तो वो जानकारी उस समय पूरी तरह से सेव नहीं होती। अच्छा। जब आप काम बंद करके आराम करते हैं, सिर्फ तभी आपका दिमाग उन नए न्यूरल कनेक्शंस को पक्का करता है। अगर आप पर्याप्त आराम नहीं करेंगे तो आप चाहे जितनी मेहनत कर लें, आपकी प्रोग्रेस रुक जाएगी। इसे साइंस में रिकवरी डेट या आराम का कर्ज कहते हैं। ओहो, इसका मतलब है कि वे अपने एम्बिशन या महत्वाकांक्षा के बावजूद रेस्ट नहीं करते, बल्कि अपनी महत्वाकांक्षा के कारण रेस्ट करते हैं। बहुत सही बात पकड़ी आपने। और मैंने सोर्स में ये भी पढ़ा कि उनकी रिकवरी भी बहुत स्ट्रेटेजिक होती है। एक होती है एक्टिव रिकवरी, जहां वे हल्की एक्सरसाइज या नेचर वॉक करते हैं, और दूसरी पैसिव रिकवरी, जहां वे पूरी तरह से काम से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। बिल्कुल, और इसे संभव बनाता है उनका रिकवरी सेल्फ एफिकेसी। ये एक नया टर्म है। मतलब रिकवरी को लेकर उनका कॉन्फिडेंस। देखिए, ज्यादातर आम लोगों को काम से ब्रेक लेने पर ना एक अजीब सा अपराध बोध या गिल्ट महसूस होता है। हाँ, हसल कल्चर, लगता है कि हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं। राइट। लेकिन एलीट परफॉर्मर्स को ये पूरा भरोसा होता है कि आराम उन्हें और तेज और बेहतर बनाएगा। उनके लिए रिकवरी कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि एक परफॉर्मेंस टेक्नोलॉजी है। अमेजिंग। अब तक हमने जो कुछ भी डिस्कस किया, दिमाग के हार्डवेयर को बदलना, मेंटल मॉडल्स बनाना, फ्लो स्टेट में काम करना और ऑब्सेसिव तरीके से रिकवरी करना, ये सब ना एक इंसान को रोज खुद को 1% बेहतर बनाने की तरफ ले जाता है, जो कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। बिल्कुल। और गणित कहता है कि अगर आप हर दिन खुद को 1% बेहतर करते हैं तो साल के अंत में आप 37 गुना बेहतर हो जाते हैं। कंपाउंडिंग का जादू। हाँ, लेकिन मुझे यहाँ एक बात बहुत अजीब लग रही है। क्या? अगर कोई इंसान हर वक्त अपनी ही मैट्रिक्स, अपनी ही ग्रोथ और अपनी ही रिकवरी को लेकर इतना जुनूनी हो जाएगा, तो क्या वो एक रोबोट जैसा नहीं बन जाएगा? ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं। मतलब क्या वो पूरी तरह से सेल्फिश और आत्म केंद्रित नहीं हो जाएगा, सिर्फ अपने बारे में सोचने वाला? ये बहुत ही स्वाभाविक निष्कर्ष लगता है कि जो इंसान खुद पर इतना फोकस करेगा वो स्वार्थी हो जाएगा। लेकिन जब हम दुनिया के सबसे प्रभावशाली एलीट लीडर्स का डेटा देखते हैं ना, तो वो बिल्कुल उल्टी कहानी बयां करता है। अच्छा, ऐसा क्यों? जो लोग सच में टॉप पर हैं, वे बहुत जल्दी समझ जाते हैं कि अकेले सिर्फ अपनी क्षमता के बल पर एक सीमा से आगे नहीं बढ़ा जा सकता। वे एक ट्रस्ट आर्किटेक्चर तैयार करते हैं। ट्रस्ट आर्किटेक्चर, क्या इसका मतलब लोगों से अपना काम निकलवाना या कोई चालाकी भरा सिस्टम बनाना है? बिल्कुल नहीं। ये कोई मैनिपुलेशन या चालाकी नहीं है। ये पारस्परिकता या रेसिप्रोसिटी का गहरा विज्ञान है।
एलीट परफॉर्मर्स ना इमोशनल कंटेजियन कंट्रोल में माहिर होते हैं। इमोशनल कंटेजियन, ये क्या होता है? जैसे कोई सर्दी जुकाम कैच करता है, वैसे ही इमोशंस को कैच करना। एग्जैक्टली। आप इसे भावनाओं के संक्रमण की तरह देख सकते हैं। इंसान का दिमाग मिरर न्यूरॉन से भरा होता है। अगर कमरे में कोई एक इंसान पैनिक कर रहा है तो वो पैनिक दूसरों में भी फैलने लगता है। एलीट परफॉर्मर्स जानते हैं कि उनकी दिमागी अवस्था दूसरों को प्रभावित करेगी, तो वो इसे कंट्रोल करते हैं। हाँ, इसीलिए वे दबाव के समय शांत और फोकस्ड रहना चुनते हैं, ताकि उनके आसपास की टीम भी वैसा ही महसूस करे। वे लगातार ये सोचते हैं कि वे दूसरों के लिए क्या वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। मतलब वो गिवर बन जाते हैं। राइट। वे जानते हैं कि अगर वे दूसरों को सफल होने में मदद करेंगे तो वो सफलता लौटकर उनके पास भी आएगी। और शायद यही सोच उन्हें अंततः लेगेसी थिंकिंग की तरफ ले जाती है। बिल्कुल। सोर्स मटेरियल में ये बात बहुत जोर देकर कही गई है कि असली एलीट परफॉर्मर सिर्फ आज के नतीजों पर ध्यान नहीं देता, वो सिस्टम्स पर ध्यान देता है। आउटकम से ज्यादा सिस्टम जरूरी है। हाँ, वो सिर्फ खुद जीतने पर नहीं बल्कि अपने जाने के बाद भी उस सिस्टम को जीतने लायक बनाने पर काम करता है। और यही वो चीज है जो एक परफॉर्मर को एक लेजेंड बनाती है। लेगेसी माइंडेड लोग अपने ज्ञान को अपनी मुट्ठी में दबा कर नहीं रखते। वे नॉलेज होर्डिंग नहीं करते, वो शेयर करते हैं। हाँ, वे अपनी असफलताओं और सफलताओं को डॉक्यूमेंट करते हैं, नई पीढ़ी को मेंटर करते हैं और ऐसे फ्रेमवर्क्स बनाते हैं जो उनके बिना भी काम कर सके। वाओ! उनका अंतिम लक्ष्य खुद को इंडिस्पेंसिबल या सबसे जरूरी बनाना नहीं होता, बल्कि एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना होता है जो उनके न रहने पर भी फलता फूलता रहे। क्या बात है। तो इस पूरी चर्चा को अगर मैं समेटना चाहूँ तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। वो क्या? वो कि पीक परफॉर्मेंस कोई रहस्यमय वरदान नहीं है और ना ही ये किसी खास जेनेटिक्स का लॉटरी टिकट है। बिल्कुल सही। ये एक ऐसा अनुशासन है जिसे जानबूझकर सीखा जा सकता है। ये न्यूरल स्कल्पटिंग का एक मास्टरपीस है जिसे आप खुद अपने हाथों से या कहूं कि अपने विचारों से तराश सकते हैं। राइट। और सबसे बड़ी बात, इन सिद्धांतों को सिर्फ सुनना काफी नहीं है। हाँ, एग्जीक्यूशन बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली। जानकारी तो सिर्फ एक कच्चा माल है। जब तक उस जानकारी को व्यवहार में नहीं ढाला जाता तब तक वो न्यूरोप्लास्टिसिटी ट्रिगर नहीं होती, जिसकी हमने शुरुआत में बात की थी। तो असली खेल एग्जीक्यूशन का ही है। 100%। और इस पूरी चर्चा का हमारे सुनने वालों के लिए सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी बड़े इंटरव्यू की तैयारी कर रहा हो, कोई नई स्किल सीख रहा हो या अपने लीडरशिप क्वालिटीज को बेहतर करना चाहता हो, वो इन्वर्जन, मोनोटास्किंग और स्ट्रेटेजिक रिकवरी जैसे टूल्स का इस्तेमाल आज और अभी से शुरू कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। इसके लिए किसी खास लैब या महंगे इक्विपमेंट की कोई जरूरत नहीं है। बस अपने सोचने के तरीके को एक नई दिशा देनी है। और जब इन टूल्स पर लगातार अमल किया जाता है तो कुछ ही समय में वो पुराना डर पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम एक नए ताकतवर और शांत ऑपरेटिंग सिस्टम में पूरी तरह से तब्दील हो जाता है। एकदम सही समरी दी आपने। जाते जाते ना मेरे मन में एक विचार आ रहा है जो सोर्स मटेरियल में सीधे तौर पर तो नहीं लिखा था, लेकिन इन सभी बातों को सुनने के बाद उस पर सोचना बहुत जरूरी हो जाता है। बताइए, क्या विचार है? अगर न्यूरोप्लास्टिसिटी, फ्लो स्टेट और अपनी भावनाओं को मैनेज करना सच में सीखा जा सकता है तो सोचिए, क्या हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम ही एक गलत और आउटडेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम पर नहीं चल रहा? बहुत गहरा सवाल है ये। मतलब अगर हम अपने स्कूलों में बच्चों को सिर्फ इतिहास की तारीखें या मैथ्स के फॉर्मूले रटने की जगह रिकवरी, सेल्फ एफिकेसी, कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी और फ्लो स्टेट को इंजीनियर करना सिखाएं तो क्या होगा? बचत कमाल कर देंगे। राइट। अगर हम उन्हें ये सिखाएं कि फेलियर को अमिगडाला के बजाय प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से कैसे प्रोसेस करना है, तो आने वाली पीढ़ियों की क्षमता की परिभाषा ही क्या होगी? सच में दुनिया ही बदल जाएगी। शायद सफलता का कोई एक्सरे नहीं होता, क्योंकि सफलता कोई ऐसी चीज नहीं है जो अंदर पहले से मौजूद हो। सफलता तो वो नया सॉफ्टवेयर है जिसे हर दिन हर विचार के साथ खुद अपने अंदर कोड किया जाता है। क्या बात है। तो ये एक ऐसा विचार है जिसे मैं यहीं छोड़ना चाहूंगी ताकि हमारे लिसनर्स खुद इस पर विचार कर सके। आज के इस गहरे विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे भी बहुत मजा आया। धन्यवाद।